नमस्कार विद्यार्थियों। उपसर्ग का प्रकरण में अध्ययन करने के बाद हम उपसर्ग का टेस्ट देख रहे हैं और टेस्ट के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, जो इस तरह के हमारे जो प्रकरण हैं वो हर स्तर पर इनमें से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे अपने रीट की परीक्षा के अलावा भी आप देख सकते हैं, जैसे जो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर की परीक्षाएं हैं, इनके अलावा भी जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी, तो हर स्तर पर आप इनको देख सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए, कस्मिन शब्दे अनु उपसर्ग न अस्ति। ये अस्ति और नास्ति वाला फर्क हर जगह आपको देखना है। नास्ति मतलब नहीं है, अनु उपसर्ग किस शब्द में नहीं है, ऐसा आपको पूछा है। पहले तो आप बताओ कस्मिन शब्द में कौन सी विभक्ति है, और यहाँ कुछ विशेषण विशेषण भी है क्या, ये चीज आपको देखनी है। किम शब्द का सप्तमी एकवचन में क्या बनता है? कस्मिन बनता है। कस्से कयो केसाम, कस्मिन कयो केसु। तो कस्मिन मतलब किस में या किस पर, और ये कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। क्योंकि शब्द रूप और धातु रूप भी आपके पूछे जाते हैं परीक्षा में। रीट में 1 नंबर का प्रश्न आएगा और इसके अलावा भी बहुत सारी परीक्षाओं में शब्द रूप, धातु रूप सब में डाल रखे हैं। अपने 10वीं 12वीं की परीक्षा में भी डाल रखे हैं। तो कस्मिन सप्तमी विभक्ति एक वचन है और इसका अर्थ है किसमें। और ये आपको काम कहाँ देगा? प्रश्न निर्माण में भी। प्रश्न निर्माण का जहां आपको 1 नंबर का प्रश्न आता है उसमें भी ये केसाम, कस्मिन, कस्य, कम, किम, कह, ये सारे शब्द आपको याद करने पड़ेंगे। ये शब्द रूप, किम शब्द के शब्द रूप आपको तीनों ही लिंगों में याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह एक एक अगर याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कस्मिन क्या है? सप्तमी एकवचन है किम शब्द का, और जिसका अर्थ होता है अधिकरण में और पर। तो कस्मिन शब्दे, और शब्दे में क्यों, शब्दे में कौन सी विभक्ति है? इसमें भी सप्तमी है, मतलब है रामे और शब्दे। तो किस शब्द में? अब देखो कस्मिन और शब्दे साथ साथ में आए तो दोनों में एक ही विभक्ति है, तो दोनों आपस में विशेषण विशेष्य भी हो गए। शब्दे विशेष्य है और कस्मिन विशेषण है। अब पूछ रहे हैं कि अनु उपसर्ग किन में से नहीं है। तो अगर आपको संधि आती है तो उपसर्ग अलग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप उपसर्ग पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो संधि वाला टॉपिक पूर्णतया आपके ऐप में डाल रखा है। सारी क्लासें बहुत विस्तार से पढ़ाया मैंने। तो संधि का टॉपिक पढ़ने के बाद ही आप उपसर्ग या प्रत्यय का टॉपिक पढ़ेंगे। तो जैसे अन्वेषणम है तो संधि विच्छेद करेंगे तो अपने आप उपसर्ग अलग हो जाएगा। जैसे आधे अक्षर के बाद में वह है तो कौन सी संधि होती है? अपनी यण संधि होती है। हम क्या करेंगे? आधे अक्षर को पूरा लिख देंगे और वह के अनुसार मात्रा लगा देंगे। ऊ की, ई का यह बनता है, ऊ का वह बनता है, री का रे बनता है और लरी का ले बनता है, ये आपको पता है। तो वह का क्या बना? ऊ बना। वह को वापस उल्टा किया तो ओ बन गया। अब वह में से बाकी क्या रहा? एक ही मात्रा रही, और एशनम, अनुदन एशनम। तो अनु उपसर्ग अपने आप अलग हो गया, तो ये हमारा अनु उपसर्ग इसमें तो है। फिर दूसरे में आप देख रहे हैं अनुदित। अनुदित आप देख रहे हैं, अनुदित में बड़े ऊ की मात्रा है, और जहां बड़े ऊ की, बड़े ई की और बड़े री की मात्रा है, यानी दीर्घ ऊ, दीर्घ री और दीर्घ ई जहां आए वहां पर कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। और दीर्घ संधि का मतलब क्या है? अकह सवर्णीय दीर्घ है, यानी जो वर्ण आ रहा है उसको अलग अलग कर दो, दोनों तरफ वो ही आएगा। तो अनुदित का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अनुदन उदित। तो यहाँ पे अनु उपसर्ग निकल के आ रहा है, तो अनुदन उदित, अनुदित हो गया। फिर अनुभव, अनुभव में अनु को अलग करेंगे और इधर भव रह जाएगा, तो यहाँ पे अनु उपसर्ग निकल रहा है। अब देखो अनुपयोगी न है, इसमें आप अनु को अलग करेंगे तो देखिए क्या बनेगा? अनु और पयोगी न है। अब आप देख रहे हैं कि पयोगी न है शब्द सार्थक नहीं है, शुद्ध नहीं है। हमें शुद्ध या सार्थक शब्द अलग करना है, चाहे संधि हो, चाहे उपसर्ग हो, चाहे प्रत्यय हो। तो सार्थक शब्द बन ही नहीं रहा। सार्थक कब बनेगा? अनुपयोगी में हम अन को अलग निकालेंगे
और उपयोगी न को अलग निकालेंगे तो उपयोगी का विलोम क्या हो जाएगा, अनुपयोगी हो जाएगा। तो इसमें अनुपसर्ग नहीं है, आप देख रहे हैं कि इसमें अलग अलग करने पर सिर्फ अन ही बाहर निकल रहा है, अनु नहीं निकल रहा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, इसमें अनु उपसर्ग नहीं है। सम उपसर्ग से योग्य क उपयुक्त न अस्ति। सम उपसर्ग के योग में क्या उपयुक्त नहीं है, मतलब सम उपसर्ग किस शब्द में नहीं है, ये हमें देखना है। सबसे पहले हमारे सामने है संस्कृता शब्द। तो आप देख रहे हैं कि संस्कृत, संस्कृता, संस्कार, इन सब में हम पढ़ चुके हैं कि सम उपसर्ग होता है। यहाँ सम उपसर्ग है, क्री धातु है और तय प्रत्यय, ये सब लगाने से हमारा संस्कृत शब्द बना है और उसी से संस्कृता बना है। तो सम उपसर्ग और क्री धातु होने से सुट का आगम होता है और बीच में स आ जाता है। ये आपको पता है, मैं का मोनुस्वार से अनुस्वार होकर के फिर बीच में स का आगम हो जाता है। तो संस्कृता में तो सम उपसर्ग है। अब समुचित में देखिए, ये सम उपसर्ग हलंत वाला रहेगा। यहाँ पे सम के नीचे हलंत है, सम में मैं के नीचे हलंत होता है, वही सम उपसर्ग होता है, क्योंकि सम हमारा हलंत वाले उपसर्गों में से होता है। समुचित में सम को अलग करेंगे तो इधर क्या बचेगा, हमें हलंत वाला मैं जहां मैं आधा हो ऐसा ही उपसर्ग अलग करना है। तो सम और उचित तो सही है एकदम। सम्मानम, सम्मानम में आप देखेंगे सम हलंत और मानम ये हमने अलग कर लिया, तो ये सम्मानम बन गया। फिर अगला है समदृष्टये। अब इसमें हलंत बाहर नहीं निकल रहा, ये सम पूरा का पूरा मैं आएगा और ये दृष्टया, तो ये सम कोई भी उपसर्ग नहीं है। सम में मैं हलंत रहता है, ये उपसर्ग हमारा अशुद्ध है। तो सम दृष्टये शब्द इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रादये कथ्यन्ते, कथ्यन्ते नहीं कथ्यन्ते, प्र आदि जो है वो क्या कहलाते हैं, हम पढ़ चुके हैं उपसर्ग के टॉपिक में। जो प्र, प्र, अप, अनु, अव ये सारे 22 क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। कब कहलाते हैं, क्रिया योगे, क्रिया के योग होने पर। तो प्रादये उपसर्गः। उपसर्ग दृष्टया असुमेलितम अस्ति। उपसर्ग की दृष्टि से असुमेलित कौन सा है, यानी अलग कौन सा है। तो हम देख रहे हैं अनुकरोति में कौन सा उपसर्ग है, अनु और करोति। यहाँ अनु उपसर्ग और क्री धातु है, अनु से करोति शब्द अलग हो रहा है। दूसरा है अनरितम, इसमें देखो अन को अलंत करेंगे और इधर रितम शब्द निकल रहा है। न के नीचे किसकी मात्रा है, री की, ऊ की मात्रा नहीं है। रितम का मतलब होता है सत्य और अनरितम का मतलब होता है झूठ। तो अन और रितम। फिर तीसरा है अनु और लोम, लोम शब्द इधर निकल रहा है जो शुद्ध है। अन्विति में आप देख रहे हैं आधा न है फिर वह है, तो आधा न के बाद में वह हो तो यण संधि है, आधे वर्ण को पूरा लिख देंगे, न को पूरा लिख देंगे, वह के अनुसार मात्रा लगा देंगे तो ऊ की मात्रा लग जाएगी। अब वह के अंदर किसकी मात्रा बची हुई है, आगे ई की मात्रा बची हुई है, तो अनु धन इति। तो अब देखिए 3 में तो अनु अनु उपसर्ग आ रहा है और चौथे में अन उपसर्ग आ रहा है, तो अनरितम ये सही हो जाएगा। निम्नांकितेषु मूल उपसर्ग न अस्ति। पहले तो मूलोपसर्ग का संधि विच्छेद कीजिए। मूलोपसर्ग, अब आप देखेंगे कि मूलों में ओ की मात्रा है, जहां ए और ओ की मात्रा होती है वहां पर कौन सी संधि होती है, अपनी गुण संधि होती है। और गुण संधि करने के लिए ए ओ के टुकड़े करेंगे, ओ के टुकड़े करेंगे तो ए और ऊ के रूप में प्राप्त होंगे। तो मूल ए और ऊ उपसर्ग, मूल धन उपसर्ग, और ये हमारी गुण संधि हो गई। इनमें से मूल उपसर्ग कौन से नहीं है, आपको पता है 22 हमारे मूल उपसर्ग हैं
उनमें से आप देख रहे हैं सम भी होता है, नी भी होता है, परी भी होता है और उद भी होता है, ये सारे ही हैं। तो आप देखो कौन सा नहीं है। सम, सम उपसर्ग इस तरह का देखा होगा आपने। हमारे जो हलंत उपसर्ग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सम होता है, निस होता है, निर होता है, दुस होता है, दुर होता है, आंग होता है और उत होता है। ये सात ही हमारे क्या है? हलंत है। तो सम उनमें से एक है, तो ये वाला सम क्या है? हलंत नहीं है, तो इसको हमें उपसर्ग में नहीं गिनेंगे, मूल उपसर्ग में नहीं गिनेंगे। निष्ठा पदे प्रयुक्त उपसर्ग है अस्ति। निष्ठा पद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो पहले तो आप देख लीजिए कि इनमें से उपसर्ग होता कौन सा है। एक तो हमारा निस होता है और एक नी होता है। अब निष्ठा में आप देखेंगे कि संधि विच्छेद करेंगे तो ष्टुत्व संधि होती है और ये इस रूप में हुई है। यहाँ थे का थे बना है, लेकिन मूल रूप से जो हमारा उपसर्ग होता है वो निस ही होता है। इस तरह का कोई उपसर्ग नहीं होता, तो ये हमारा निस उपसर्ग राइट हो जाएगा। व्यवहृति पदे कति उपसर्गा प्रयुक्ता। व्यवहृति पद में कितने उपसर्ग प्रयुक्त हैं? तो इसको अलग अलग करके देख लीजिए। वह के बाद में, आधे वह के बाद में यह है, मतलब यण संधि है। वह को पूरा लिख देंगे, यह के अनुसार मात्रा लगा देंगे तो एक ही मात्रा लगेगी। यह में क्या बचा? ए बचा, और आगे क्या है? अव, और फिर हरि धातु से हरती शब्द बना है। तो यहाँ कितने उपसर्ग हैं? वी और अव, दो उपसर्ग हैं। व्यवहृति शब्द में कितने उपसर्ग हैं? दो उपसर्ग हैं। कौन कौन से? वी और अव। समाचार इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः। समाचार पद में कौन सा उपसर्ग है? तो आपको दिख रहा है सम, हलंत वाला मैं निकलेगा और इधर आचार्य शब्द अलग निकलेगा। तो यहाँ इसमें कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। वैसे इसमें सम, आंग और चर धातु है। समाचार शब्द इस तरह से बना है, इसमें दो दो उपसर्ग है। दुर्जन है सज्जन से अपकरोति। अत्र उपसर्ग धातु च। यहाँ पर उपसर्ग और धातु का स्तर क्या है? यहाँ पर उपसर्ग भी पूछा है आपको और धातु भी पूछी है। आपको धातु का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि धातु का भी आपको एक प्रश्न आएगा। तो कौन सी धातु है और कौन सी नहीं है? जैसे करोती है तो करोती में कर धातु है कि क्री धातु है। पीबती में पा धातु है कि पी धातु है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह लिखती में लेख धातु है या लिख धातु है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है ना, अप करोती में आप देख रहे हैं कि उपसर्ग तो आपको अप दिख रहा है, फिर करोती शब्द है वो किस धातु से बना है? तो करोती में क्री धातु है, और करोती, कुर्वता, कुर्वंती, इस तरह से जिसके रूप चलते हैं। तो आप देख रहे हैं अप और क्री जहां साथ साथ है वो वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये अप और ये क्री। दुर्मनसम इते अत्र का उपसर्ग है। इते अत्र का संधि विच्छेद करो पहले तो। इते अत्र आधे तय के बाद में यह है तो यण संधि है, और तय को पूरा लिख देंगे, यह के अनुसार मात्रा लगा देंगे इति, और यह में से ए निकलेगा इति धन अत्र। यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है? तो आप देख रहे हैं मनसम को अलग कीजिए, पीछे क्या बचेगा? मनसम को अलग करेंगे तो पीछे क्या बचता है? दूर। तो दूर हमारा उपसर्ग तो है ही। दू है नहीं है, दू कोई उपसर्ग नहीं है। दुस और दूर है, तो इसमें दूर ही दिखाई दे रहा है, दुस की तो कोई बात ही नहीं है। संचय इते अत्र क्या उपसर्ग है? संचय में क्या, कौन सा उपसर्ग है? तो आप देख लीजिए संचय शब्द कैसे बना है।
सर्वप्रथम क्या था? सम था और उसके साथ चय था। मोनुस्वार से सम के मैं को अनुस्वार हुआ और फिर अनुस्वार से यही पर सवर्ण से आगे यही वर्ण होने से अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले का पर सवर्ण पंचम वर्ण हो जाता है। तो इस च का पंचम वर्ण क्या होगा? च छ जय जय ये, और ये संचय रूप सिद्ध हो जाता है। तो संचय में उपसर्ग कौन सा रहा? सम उपसर्ग रहा। और हम देख रहे हैं वैसे भी ना तो सन उपसर्ग होता है, न सय उपसर्ग होता है, और न ये सम उपसर्ग होता है, हलंत वाला सम उपसर्ग होता है, तो वो ही सही होगा। संस्कृति, संस्कृति इत्यत्र का उपसर्ग है। संस्कृति में कौन सा उपसर्ग है? तो हम देख चुके हैं संस्कृत, संस्कृति, संस्कृता, संस्कार, ये जो सारे भी एक जैसे शब्द हैं जिनमें सुट का आगम हुआ है, वहां पे उपसर्ग मूल रूप से कौन सा प्रयुक्त हुआ है? सम उपसर्ग क्री धातु। ठीक है, और फिर आगे तय प्रत्यय हैं, और सम के साथ क्री धातु होने से सुट का आगम हुआ है बीच में, तो सम उपसर्ग है इसमें भी। संस्कृति, संस्कार, संस्कृत, इस तरह के जो भी शब्द हैं उसमें आपको कौन सा उपसर्ग करना है? सम उपसर्ग करना है, और सम में भी कौन सा? हलंत वाला। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। निम्नांकितेषु शब्देषु उपसर्ग रहित शब्द अस्ति। निम्नांकित शब्दों में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है वो देखना है। पहला शब्द है अनुराग है। अनुराग में आप देख रहे हैं अनु उपसर्ग है और रंज धातु है। रंज धातु से घय प्रत्यय होने से राग शब्द बना है, तो इसमें अनु उपसर्ग है। दूसरा है विराग है। वी भी उपसर्ग है हमारे पास। ये देखो संलाप है, इसमें भी सम उपसर्ग और लुप्त धातु से लाप है शब्द बना है। सम के मैं का अनुस्वार हो गया ना, समलाप है। अब देखो पराग शब्द है। पराग का मतलब फूलों के परागकण, खुशबू, इस तरह से लिया जाता है। तो पराग में कोई भी उपसर्ग नहीं जुड़ा, पराग एक मूल शब्द है, तो पराग में कोई उपसर्ग नहीं जुड़ा है। निर्गता इत्यत्र क्या उपसर्ग है? निर्गता में कौन सा उपसर्ग है? तो आप देख रहे हैं निर्गता में पहले क्या आ रहा है? निर और फिर गता। आगे निर के आगे क्या है? गता शब्द है, गम धातु है। तो निर उपसर्ग आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? नी और नी तो होता ही नहीं है उपसर्ग। फिर निस दिया हुआ है, तो निस का यहाँ कोई काम ही नहीं है, तो बचा हुआ कौन है? निर। तो निर उपसर्ग हुआ निर्गता में। बालक है उद्याने विहरती। यहाँ पर उपसर्ग युक्त पद अस्ति है। यहाँ पर उपसर्ग युक्त पद कौन सा है ये हमें बताना है। तो बालक तो करता है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं जुड़ा। शब्द में मूल शब्द, ये तो मूल शब्द है, करता है, तो इसमें उपसर्ग कहाँ जुड़ेगा? उद्यान कारण है, सप्तमी विभक्ति है, अधिकरण है। बालक उद्यान में विहरती घूमता है। विहरती क्रिया है, धातु में ही तो उपसर्ग जुड़ता है, तो हरि धातु से पहले वि उपसर्ग जुड़ा है, तो विहरती राइट हो जाएगा इसमें। यहाँ उपसर्ग युक्त पद कौन सा है? विहरती है। अंदर अर्थ में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रयुक्ता उपसर्ग का प्रयुक्तो हो जाएगा यहाँ पे। प्रयुक्त धन उपसर्ग, प्रयुक्तो उपसर्ग, गुण संधि होकर के प्रयुक्त धन उपसर्ग, अंदर अर्थ में प्रयुक्त उपसर्ग है। जैसे सारे उपसर्ग हैं उनका कोई न कोई अर्थ होता है। जैसे हमारे नीर का अर्थ और निस का अर्थ हमने बाहर निकलने से, और दुष् का अर्थ बुरे से, बुरे कार्य से लिया, और प्र का अर्थ प्रहार करने से या आगे से लिया। तो हर का कोई न कोई अर्थ होता है, लेकिन धातु जुड़ने के बाद में उनका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। हर धातु के साथ उनका अर्थ अलग तरह से प्रयुक्त होता है। तो अंदर अर्थ में जो प्रयुक्त है वो है अधि। अधि माने क्या होता है? अंदर। जैसे हरि वैकुंठम अध्यास्ते, हरि वैकुंठ के अंदर रहते हैं। आंग उपसर्ग तो आ जुड़ता है, वहां पर आंग उपसर्ग होता है, जैसे आगमन। और अव उपसर्ग का अर्थ अपमान या बुरे अर्थ में लिया जाता है।
नीर का अर्थ बाहर निकलने के अर्थ में लिया जाता है, तो अधि का अर्थ क्या हुआ, अंदर। उपसर्गा, उपसर्ग कब उपसर्ग बनते हैं, जब वो किस में जुड़ते हैं, क्रिया में जुड़ते हैं। तो प्र आदि उपसर्ग क्रिया योग्य है, तो प्र आदि जो उपसर्ग है वो क्रिया के योग में उपसर्ग बन जाते हैं। यहाँ पर प्रयोगे धातु अर्थ किम भवती, यहाँ पे उपसर्ग शब्द और जुड़ जाएगा। उपसर्गेन, उपसर्ग के प्रयोग से धातु के अर्थ में क्या हो जाता है, उपसर्ग जब भी किसी धातु के साथ जुड़ता है तो उस धातु के अर्थ में क्या हो जाता है, समाहार हो जाता है, कि उस धातु के अर्थ में संधि हो जाती है, कि समास हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। कोई भी धातु है उसके साथ अलग अलग उपसर्ग जुड़ने से, जैसे हरि धातु में हमने जोड़ के देखा था ना, आहार, उपहार, प्रहार, संहार, परिहार, बहुत सारे अर्थ बन गए। तो धातु के अर्थ में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अत्यंत में उपसर्ग है, अत्यंत में क्या उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, ये आपको देखना है। तो अत्यंत में आपको क्या दिख रहा है, अत उपसर्ग दिख रहा है, लेकिन अत कोई उपसर्ग नहीं होता। अत्यंत का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, आधे अक्षर को पूरा लिख देंगे और यह के अनुसार मात्रा लगा देंगे अति, और यह में से क्या निकलेगा, अ, तो अत्यंत है। तो अत्यंत में उपसर्ग कौन सा है, अति। अगला है स्वागतम पदे उपसर्ग है, स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है, तो स्वागतम में आपको स्व दिख रहा है, लेकिन स्व नहीं है, संधि विच्छेद करेंगे तो स्वागतम का क्या अर्थ हो जाएगा, यहाँ पे आ की मात्रा देख करके आप दीर्घ संधि नहीं करेंगे, स्व धन आगतम नहीं करेंगे, क्योंकि शुद्ध शब्द नहीं होता है। स्वागतम का अर्थ स्व यानी अपना, आगतम यानी आना, अपना आना नहीं होता। स्वागतम का अर्थ आप मूल रूप से क्या करते हो, स्वागत मतलब किसी का स्वागत करते हो, मतलब किसी का अच्छा आगमन हुआ है। और स्वागतम में सु आना चाहिए, सु का मतलब होता है अच्छा। तो सु को लाने के लिए हमें इसमें यण संधि करनी पड़ती है, और आधे अक्षर के बाद में वह होने से यण संधि करेंगे, और वह के अनुसार मात्रा लगा देंगे सु की, और इधर वह में जो बचा हुआ भाग है वो आ और आगतम, इस तरह से स्वागतम बनता है। तो स्वागतम में जो उपसर्ग है वो स्व नहीं होकर के सु होता है, ठीक है। तो ये हमारे 20 प्रश्न है वो संधि के पूरे हो गए। धन्यवाद।